Morning student of class 12th. Welcome to STVP online Hindi classes. Today I am going to start our second poem and the title of our second poem is पतंग। जो पतंग पोएम है बेटा हमारी वो आलोक धनवा जी द्वारा रचित है। आलोक धनवा हिंदी के प्रमुख कवि रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आलोक धनवा के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आलोक धनवा का जन्म 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्यिक विशेषताओं के कारण इनके जो साहित्य में जितनी भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं उनके कारण इनको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया था, जैसे राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि से इनको सम्मानित किया गया था। यदि हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखें तो जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो कविताओं के रूप में ही इन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इनकी पहली कविता जनता का आदमी थी जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद भागी हुई लड़कियां, बुरोनों की बेटियां, दुनिया रोज बनती है आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं। अगर हम बात करें इनकी भाषा शैली की साहित्यिक विशेषताएं क्या रही हैं, इन्होंने हिंदी की साहित्यिक खड़ी बोली का अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। बिंबों का भी इन्होंने अपनी कविताओं में उचित प्रयोग किया है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इनकी हमने प्रमुख रचनाएं, इनके जन्म के बारे में और इनकी जो भाषा शैली है उसकी विशेषताएं हमने यहाँ पर जानी। आज हम बात करेंगे अपनी जो पतंग पोएम है उसके बारे में। जो मुख्य रूप से देखा जाए तो इस पोएम में कवि ने क्या बताया है? इस पोएम में कवि ने बताया है कि दुनिया में जो बच्चे हैं वो बहुत चंचल होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो पतंग नामक कविता है उनके किस संग्रह से ली गई है। ये दुनिया रोज बनती है नामक व्यंग्य संग्रह से ली गई एक कविता है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उनकी उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है इस कविता में। तो आओ इसकी व्याख्या हम करते हैं। व्याख्या में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पतंग नामक कविता से ली गई है। इस कविता की रचना आलोक धनवा ने की है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं का सुंदर वर्णन किया है और इसके साथ साथ ही प्रकृति में आए हुए परिवर्तनों का भी यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है। तो पढ़ते हैं अपनी पोएम। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यहाँ पर कवि आलोक धनवा बताना चाहते हैं कि जो बारिश का महीना होता है सावन और भादो वो बीत चुका है, वो अब चला गया है और उसके जाने के बाद जो बरसात के मौसम में तेज बौछारें होती हैं वो भी अब समाप्त हो चुकी हैं। सवेरा हुआ, कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सवेरा हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, कैसा सवेरा? यहाँ पर बिंब प्रयोग किया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा क्यों माना है? क्योंकि जो शरद ऋतु का आगमन होता है भादो ऋतु के बाद, तो उसमें जब सूर्य उदय होता है सुबह के समय में, तो वो उदय होता हुआ लाल सूर्य जो है उसकी तुलना कवि ने यहाँ पर खरगोश की लाल आँखों से की है। इसलिए कवि ने कहा है कि खरगोश की लाल आँखों जैसा लाल सवेरा हो गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। यहाँ पर अब कवि ने क्या कहा है? कवि ने यहाँ पर प्रकृति में आए परिवर्तन के बारे में बताया है। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि भादो माह के बीत जाने के पश्चात शरद ऋतु का आगमन हो गया है और जो शरद ऋतु है उसका यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया है। मानवीकरण कैसे किया है? देखो इस लाइन को हम पढ़ें। शरद आया पुलों को पार करते हुए, कवि ने जो शरद ऋतु है उसका मानवीकरण करते हुए कहा है
कि शरद ऋतु कैसे आया है। शरद ऋतु है वो अपनी चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए आ गया है और इसके साथ साथ अपनी साइकिल की तेज तेज वो जोर जोर से घंटी बजा रहा है और अपने चमकीले इशारों से बच्चों को अपनी ओर बुला रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पुलों को पार करता हुआ शरद ऋतु अब यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर क्या बताया है, जो शरद का महीना है वो अब आ गया है, शरद ऋतु अब आ गई है। कैसे आई है, पुलों को पार करते हुए, अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी जोर जोर से बजाते हुए और अपने चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाते हुए शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। आगे कवि आलोक धनवा कहते हैं, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कैसे बुला रहा है शरद ऋतु, कैसे आकर्षित कर रही है बच्चों को। जो शरद ऋतु है उसको चमकीला विशेषण दिया गया है। यहाँ पर कवि कहते हैं, शरद ऋतु में जो बच्चों के झुंड खेलते हुए नजर आ रहे हैं, मानो उन्हें अपने चमकीले इशारों से जो शरद ऋतु है वो अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जो शरद ऋतु है वो आकाश को इतना अधिक मुलायम बना देती है, इतना अधिक मुलायम बना देती है कि उस पर आसानी से बच्चे पतंग उड़ा सकें, कि पतंग ऊपर उठ सके। इतने मुलायम आकाश में पतंग ऊपर उठ सकें और बच्चे आराम से अपना पतंग उड़ा सकें। शरद ऋतु आकाश को बहुत अधिक मुलायम बना देती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो बच्चे खेलते हैं, जब जो पतंग उड़ा रहे हैं, वो दुनिया की सबसे हल्की चीज है। उस रंगीन कागज को सबसे ऊपर उड़ा सके, यह कैसे संभव हो सकता है। यह तभी संभव हो सकता है जब आकाश मुलायम हो, और इसी का यहाँ पर कवि ने सुंदर वर्णन किया है। कवि ने बताया, माना है कि जो पतंग है वो दुनिया की सबसे हल्की वस्तु है और सबसे अच्छी वस्तु है बच्चों के खेलने की, इसीलिए कवि ने इसको रंगीन और हल्की माना है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो पतंग को बनाने के लिए बांस की जो पतली सी कमानी यूज़ की जाती है, जो बारीक डंडी यूज़ की जाती है, लकड़ी यूज़ की जाती है, वो किस लिए की जाती है, ताकि वो हल्की रहे और अधिक ऊपर उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं, प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, शरद ऋतु में जो तितलियाँ उड़ने लगती हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी उन तितलियों की भांति ही होते हैं। वो किलकारियाँ भरने लगते हैं, उन तितलियों को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तितलियों को यहाँ पर कवि ने कैसा माना है, बहुत कोमल माना है। उसी प्रकार जो बच्चों की पतंग उड़ाते हुए किलकारियाँ जो होती हैं और जो बच्चे पतंग उड़ाते हुए सीटियाँ मारते हैं, उन सीटियों का यहाँ पर कवि ने सुंदर चित्रण किया है। और तितलियों की भांति ही बच्चों को भी यहाँ पर नाजुक बताया है, कोमल बताया गया है। इस प्रकार कवि ने इस काव्यांश में क्या बताया है, इस काव्यांश में कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण किया है, बताया है कि कैसे शरद ऋतु का आगमन होता है और शरद ऋतु के आगमन के पश्चात किस प्रकार से मौसम में परिवर्तन आते हैं, और इस प्रकृति के परिवर्तन को देखकर जो सभी जीव हैं वो खुश हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो पतंग उड़ाने की तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि आकाश बहुत मुलायम बना दिया है। किसने, शरद ऋतु ने। जो दुनिया की सबसे हल्की चीज़ है वो किसे माना है, कवि ने पतंग को माना है, क्योंकि वो पतली बांस की कमानियों से वे बनाई गई है, रंगीन कागज से बनाई गई है। अब जो बच्चे हैं वो उड़ती हुई पतंग को देखकर सीटियाँ मार रहे हैं, किलकारियाँ भर रहे हैं। बच्चों की तुलना यहाँ पर कवि ने तितलियों से की है। रंग बिरंगी तितलियाँ जैसे कोमल होती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर बच्चों को भी कवि ने नाजुक और कोमल माना है। इस प्रकार हमारा ये जो पहला काव्यांश है वो कंप्लीट हुआ। विशेष में यदि हम देखें तो विशेष इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। भाषा सरल और सहज है।
यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण किया है, अनुप्रास अलंकार का और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से शरद ऋतु के आ जाने पर प्रकृति में परिवर्तन आते हैं और जो बच्चों की बाल सुलभ इच्छाएं होती हैं, बाल सुलभ क्रियाकलाप होते हैं, उनका भी यहाँ पर कवि ने सुंदर चित्रण किया है। इस प्रकार हमारा ये काव्यांश कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।